हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट की वीडियो में टॉपिक कराया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया एंड मास के बारे में हमने अबाउट डिस्कस कराया था। व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मास, और इनर्शिया हमारे क्या काम आती है कि और मास हमारा क्या रोल प्ले करता है इनर्शिया में। तो हमने बताया था कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा है हमारा तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम है तो बेटा इनर्शिया कम होगी। एंड इनर्शिया क्या थी? इट इज़ द अपोजिशन ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, वेदर इट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट इज़ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टेट कैन बी इन मोशन एंड और स्टेट कैन बी इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स बाय इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। अपनी स्टेट को ऑब्जेक्ट खुद से चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा देखो, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ जो हमारा मोशन था उसने ये बताया था कि जब भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है और हम लास्ट चैप्टर में बता चुके हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट में या फिर किसी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। ये बात न्यूटन के फर्स्ट लॉ में अच्छे से क्लियर हो गई थी कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पर बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, then velocity of the body changes। velocity of body क्या होगी? चेंज होगी। due to change in the velocity acceleration is produced। क्लियर है? तो अब आता है बेटा, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये जो एक्सेलरेशन होता है किस पर डिपेंड करता है बेटा? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना ज्यादा हमारा फोर्स लगेगा वेलोसिटी में उतना ही ज्यादा चेंजेस आएंगे, और वेलोसिटी में जितने ज्यादा चेंजेस आएंगे उतना ही हमारा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? एक्सीलरेशन। क्लियर है? अब न्यूटन के सेकंड लॉ में हम इसी से चलते हैं आगे फर्दर। जैसे कि बेटा देखो, अगर आप देखोगे जो टेबल टेनिस की बॉल होती है, ठीक है, तो टेबल टेनिस होता है, अगर उसकी बॉल से कोई पर्सन हिट हो जाए ड्यूरिंग द गेम, जैसे कोई गेम चल रहा है और किसी पर्सन का बॉल के आगे हाथ आ गया, तो उसकी बॉल के आगे हाथ आने से हाथ में इतनी इंजरीज नहीं आएंगी। ठीक है, नहीं आएंगी। लेकिन वहीं अगर क्रिकेट की बॉल है हमारी जो कि फास्ट स्पीड से आ रही है और किसी पर्सन ने वो हाथ में लिया, उसके जाके वो हिट करी है, तो वो उस पर्सन को क्या करेगी बेटा? हर्ट करेगी। क्या डिफरेंस है? टेनिस की बॉल अगर टेबल पर मूव कर रही है तो और हाथ हमारा टेबल की टेनिस के आगे आ जाता है, टेनिस की बॉल के आगे, तो हमारी इतनी इंजरीज हमारे हाथ में नहीं लगेगी। जबकि वही अगर क्रिकेट की बॉल है, फास्ट मूविंग आ रही है और वो किसी पर्सन को हिट करती है, किसी पर्सन को, तो उस पर्सन को क्या आएंगी बेटा? इंजरीज आएंगी। तो क्या डिफरेंस है हमारा इस चीज में? डिफरेंस ये आया है बेटा, जो टेनिस बॉल की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है, और जबकि क्रिकेट बॉल की स्पीड क्या होती है बेटा? हाई होती है। क्या होती है? हाई। स्पीड हाई होती है, तो इस वजह से बॉडी, जिस बॉडी पे जाके बॉल हिट होती है उस बॉडी में बेटा क्या आती है? इंजरीज आती है। क्लियर? यानी किस पर डिपेंड करा है? वेलोसिटी। किस चीज पर डिपेंड हुई है? वेलोसिटी। दोनों लेट टेनिस बॉल भी सेम मास की है और क्रिकेट बॉल भी सेम मास की है, लेकिन फर्क किस चीज का? हमने लेट मान लिया ऐसा, लेकिन फर्क किस चीज का है बेटा? वेलोसिटी का। क्लियर है? वही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट जैसे कोई बड़ा ट्रक है, ठीक है, लेट, तो कोई पर्सन आ रहा है, वो आराम से निकल गया उसकी साइड से, मान लो कोई पर्सन उसको टच होता है। अगर हमारा ट्रक रेस्ट में है, कोई यानी पर्सन है जो वॉक कर रहा है, मतलब नॉर्मली चल रहा है, तो उस पर्सन को ट्रक से नहीं लगेगी। लेकिन वही अगर वो ट्रक है, इवन वो वेरी स्लो स्पीड से है, 5 मीटर पर सेकेंड आप मान सकते हो, बहुत कम स्पीड, और वो ट्रक किसी पर्सन को टच करके निकले, तो वो ट्रक जो है बेटा उस पर्सन को इंजर
इंजरी दे सकता है, मतलब उस पर्सन को चोट लग सकती है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, जैसे कि लाइक एक बुलेट है जो गन से फायर हुआ है, तो उस बुलेट का मास बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल मास, लेकिन उस बुलेट की स्पीड क्या होती है बेटा, वेरी हाई, वेरी हाई है। तो वो बुलेट किसी भी पर्सन को किल कर सकता है। ठीक है, देखो जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें बुलेट का मास बहुत कम है और स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भी पर्सन को इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर्सन इवन डेड भी हो रहा है। और वही मैंने एक एग्जांपल दिया ट्रक का, उस ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी कम है, फिर भी पर्सन को इंजरीज हो रही हैं। तो यानी कि जो मैं ये बता रही हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रभाव, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। किस पर डिपेंड करता है बेटा, बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो इससे हमने, अब देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने हमें क्या इंडिकेट करा था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें इंडिकेट करा when unbalanced force act on object, जब भी unbalanced force लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, then its velocity changes. Due to change in velocity, acceleration is produced. Acceleration is produced. Now, अब हमने क्या पढ़ा है, किसी भी बॉडी का जो इम्पैक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है, वो किस पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है, उसकी वेलोसिटी कम होगी तो भी वो पर्सन को ज्यादा इंजरी करेगा। वहीं पे अगर बुलेट है, उसका मास बहुत कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो भी वो पर्सन को, किसी भी पर्सन पे जिस पे वो हिट करेगा उसको किल कर सकता है। ठीक है, तो इससे हम ये क्लू निकाला बेटा, जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट से, सॉरी, इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। किस पर डिपेंड है बेटा, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब जो मास एंड वेलोसिटी पर हमें पता है डिपेंड है। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक्सकलरेट करें तो उसको एक्सकलरेट करने के लिए हमें फोर्स चाहिएगा। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सकलरेट हो रही है तो ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सकलरेशन भी ज्यादा क्या होगा बेटा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मास एंड वेलोसिटी की, इस प्रॉपर्टी को बेटा एक नाम दिया गया है, जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मास एंड वेलोसिटी का, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोला गया है, मोमेंटम बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, मोमेंटम। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को किसने इंट्रोड्यूस करा था बेटा, न्यूटन ने। किसने इंट्रोड्यूस करा था इस प्रॉपर्टी को, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करा था। न्यूटन ने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, इसको मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ न्यूटन सेकंड लॉ की पहले। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स second law of motion states that the rate of change of momentum, हालांकि मैं स्टेटमेंट पहले लिख रही हूँ मोमेंटम के बारे में बताने से पहले, बस मैं इसे जस्ट लिख रही हूँ, डिस्कस मैं इसका कंप्लीट करूंगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट proportional to force applied on object, proportional to the applied unbalanced force। तो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोमेंटम हेडिंग डाल रही हूँ कि मोमेंटम होता क्या है। अभी मैंने बताया था कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास एंड वेलोसिटी पर। तो इनका जो प्रोडक्ट है उसी को क्या बोला गया है, मोमेंटम। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किस पर डिपेंड है बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो
इट इज डिनोटेड बाय P। किससे डिनोट करते हैं बेटा इसे? P से। हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ठीक है, तो स्मॉल p मोमेंटम क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी v। ठीक है, यहाँ पर m क्या है बेटा? हेयर m क्या है बेटा? हेयर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर है? ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब मोमेंटम हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बिकॉज मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत अच्छे से पता है, मैं लास्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि स्केलर्स क्वांटिटी क्या होती हैं एंड वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके दोनों होती हैं। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब यूनिट ऑफ लिखिए पहले मोमेंटम की क्या होती है? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम बेटा क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा है, ये हमने बहुत इजी निकाली है। देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास की SI यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो हमने SI यूनिट निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही न्यूटन सेकेंड हमने यही लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अगर हमारा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ज्यादा है तो हमारा मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। अगर हमारा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स कम है तो हमारा चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या होगा? कम होगा। यही हमारा क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, अगर अनबैलेंस फोर्स कम है तो चेंज इन मोमेंटम भी बेटा क्या होगा? कम होगा। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से।